Welcome to the lecture series of motion in a straight line. We are now at lecture 9. तो आज के लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि काइनेमेटिक इक्वेशंस का एक एप्लीकेशन है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो चलिए पहले समझते हैं कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स होता क्या है, फिर इसके बाद इसके डेरिवेशंस वाले पार्ट पे जाएंगे कि हाँ ये कैसे चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या होता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे ये चीजें आती हैं, कैसे इन्होंने ये फार्मूला दिया, उसका डेरिवेशंस देखा जाएगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो क्या बोलता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है इसका स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इसका क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवर्ड या कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ड्यूरिंग इक्वल intervals of time by a body falling from rest, by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे इसको मैं हर एक लाइन को पहले समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, ये हमारा इन है, इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा। तो क्या बोल रहा है ये? द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity। तो सबसे पहले हर एक लाइन को समझते हैं कि क्या बोला। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है कि अगर डेल्टा टी 1 सेकेंड है तो डेल्टा टी हमेशा 1 सेकेंड ही रहेगा। बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, किसी बॉडी, जो कि एक बॉडी को हम लोग छोड़ रहे हैं सम हाइट से, और कैसे छोड़ रहे हैं कि वो रेस्ट से छोड़ा जा रहा है। तो इसको हम लोग पहले फिगर बनाते हैं और इसको समझते हैं कि बोल क्या रहा है ये चीज। तो मान लेते हैं कि ये सर्टेन हाइट है ग्राउंड से, एच हाइट है हमारा, ये हमारा ग्राउंड पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये जो हाइट है इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं समथिंग एच मान लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट से ये गिर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जी किधर रहेगा? नीचे की तरफ। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द डिस्टेंस, तो ये बोल क्या रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से गिर रहा हो तो उसके इक्वल इंटरवल, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लें तो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो एक ऑड नंबर के रेशियोज में आते हैं, 1, 3, 5 ऐसे रेशियोज में आते हैं। तो इसको फिगर्स में आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए u इक्वल टू 0 था और t यहाँ पे 0 था। मान लेते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ऐसे ले लेते हैं कुछ। तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ यहाँ पे होगा। ये मैं फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको विजुलाइज यहाँ से कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो क्या है कि इनका बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये जो टाइम इंटरवल है कितने का है? 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 1 में से 0 1, फिर अगला ये भी 1 सेकेंड का है, ये भी क्या है? 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। यानी तीनों केसेस में क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल है कि नहीं है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। पहला केस सेटिस्फाई हुआ ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी यहां से यहां तक मान लेते हैं कि ये h1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये ठीक है,
यहां से यहां तक ये h1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से यहां तक ये h2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहां से यहां तक ये h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में t इक्वल टू 1 0 से लेके 1 तक ये h1 कवर किया, t इक्वल टू 1 से 2 के बीच में ये h2, और t इक्वल टू 2 से लेके 3 तक ये h3 डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लें, जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड लिए, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है, इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है h1 h2 h3 उस इक्वल टाइम इंटरवल्स में, वो क्या होंगे, stands to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, as the odd number beginning with unity। जैसे odd number क्या होता है 1 3 5 7, तो जैसे ये 1 से कोई odd number स्टार्ट किए, वो जिस रेशियो में रहेंगे उसी रेशियो में उनके हाइट्स भी क्या होंगे, उस रेशियो में लाई करेंगे। यानी अगर h1 रेशियो h2 रेशियो h3 ऐसे निकाला जाए तो ये क्या आ जाएंगे 1 रेशियो 3 रेशियो 5, इस रेशियो में ही ये लाई करेंगे। तो ये हमारा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर बोलता है। क्लियर? अब इसे हमें प्रूव करना है, तो चलिए अब प्रूफ वाले पार्ट्स पे चलते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे प्रूव करने से पहले कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो काइनेमेटिक ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा था, उस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमने बोला था ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लेना होगा। नीचे की तरफ हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। अब यहाँ पर u की वैल्यू 0 दिया हुआ है, t की वैल्यू सपोज एट कि हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर u इज 0 और g की जगह हम लोग g ही पुट करेंगे। मान लेते हैं चलो 9.8 हो गया, तो 9.8। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव लेना है, तो यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की वैल्यू यहाँ 0 पर पुट करेंगे, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 से टी, ये तो 0 हो गया, 0 को किसी भी संख्या में सम करेंगे तो वही मिलेगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब दो से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.9। तो यानी यस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहीं पे लिख देते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग आगे का जो प्रूव करना है उस पार्ट पे चल सके। 4.9 टी स्क्वायर। अब अलग अलग टाइम इंटरवल में हम लोग बता सकते हैं कि अगर टी इक्वल टू 0 सेकंड हुआ तो वो इनिशियली क्या होगा, उसका डिस्टेंस 0 होगा। टी इक्वल टू 1 हुआ तो 4.9 ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 4.9। फिर टी इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखें, 2 2 जा 4, फिर जो भी डिस्टेंस आएगी वो यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे ही टाइम इंटरवल हमारा आता जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग गैलीलियो लॉ को प्रूव करने के लिए एक टेबल बनाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले वो टेबल बनाते हैं हम लोग। तो एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले, एक, ये आपका दूसरा, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए यहीं तक बनाते हैं। कुछ पार्ट्स का हमें पैटर्न दिख जाएगा तो वहां से हमें समझ में आ जाएगी कैसे चीजें ये आगे बढ़ रही। ठीक है, ये यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे इस चीज को। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। पहला क्या है कि टाइम को डिनोट करेंगे, टी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, सेकंड में हम लोग लिखेंगे कि कितना डिस्टेंस वो कवर किया, यानी यस, यस की वैल्यू क्या है। सेकंड हम लोग ये निकालेंगे कि उसको हम लोग एक फार्मूलाइज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो पहले हम लोग ये दोनों टेबल प्रिपेयर करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें टाइम चूज करना है, तो मैं येलो कलर का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टाइम 0 लिए। अब देखिए यहाँ पे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स में क्या बोला था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें जो इंटरवल ऑफ टाइम मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। तो हम लोग कुछ लेके चलते हैं ऐसा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो पहले मैंने 0 लिया, अब मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, सपोज दैट टी के टर्म में ही ले लेता हूँ। तो टी के टर्म में इजी रहेगा क्योंकि टी से टाइम डिनोट होता है, वहां से हमें फीलिंग भी आएगी। तो 0 लिया, फिर इसको टी। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वो 0 से टी के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, कितने टाइम का गैप है, टी का। तो नेक्स्ट में जो गैप होना चाहिए वो भी टी का ही होना चाहिए, यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2t। देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, इक्वल टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक डेल्टा टी क्या है हमारा, टी है।
फिर यहां से यहां तक भी डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 2t माइनस टी, जो कि टी ही आएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे हमको लिखना है ताकि इसका इक्वल टाइम इंटरवल मिले, इससे मैं इरेज नहीं करूंगा ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग 3t 4t और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जितना भी टाइम इंटरवल आपको लेना। अब देखिए हमने यस का फार्मूला यहाँ पे डिराइव किया, यस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर आया था, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर यहाँ पर जीरो हो टी की जगह, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि इसे हमें जरूरत पड़ेगी, यस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। अब कुछ लोगों को ये टी से अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टी नॉट कर देता हूँ। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, टाइम इंटरवल टी नॉट हो जाएगी, ठीक है। समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यस 4.9 टी स्क्वायर, टी की जगह जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, सिंपल सा है। टी की जगह टी नॉट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, क्लियर है। अगर हम लोग टी की जगह 2 टी नॉट रखेंगे तो क्या आएगा, फिर 4.9 2 टी नॉट का होल स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। बस सिंपली कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, अभी आगे यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग 3 टी नॉट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.9 3 टी नॉट का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4.9, सॉरी हमें पहले इंटीजर्स वाला टर्म लिखना है यहाँ पर, 3 3 जा 9 इंटू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 टी नॉट के लिए क्या हो जाएगा, 4.9 4 टी नॉट का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इंटू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, और ऐसे ये आगे अलग अलग वैल्यूज के लिए बढ़ता जाए, क्लियर है। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन डैश डैश लाइन से खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये इस पार्टिकुलर कॉलम का ही चीजें हैं। सेकेंड के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, हमारा जो टारगेट था, देखिए क्या बोल रहा था ये, कि द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी हमें डेल्टा मतलब दो टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता करना है। जैसे 0 से टी नॉट के बीच में कितना कवर किया, पहले 0 था फिर 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कि टी नॉट में कितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट टी नॉट में कितना, तो इतने में से इसको माइनस करेंगे। तो अब इस तरह से माइनस करना थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो लिखते हैं राइट इन टर्म्स ऑफ वाई नॉट, और वाई नॉट क्या है हमारा, वाई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, लेट वाई नॉट इज इक्वल टू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे 4.9 टी नॉट का स्क्वायर है, यानी ये वाई नॉट हो जाएगा यहाँ पर सेम 4.9 टी नॉट का स्क्वायर है तो ये वाई नॉट के इक्वल होगा, तो यहाँ पे वाई नॉट पुट कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे वाई नॉट, क्योंकि जहां जहां 4.9 टी नॉट का स्क्वायर है वहां वाई नॉट पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई नॉट, ये हो जाएगा 4 वाई नॉट, ये हो जाएगा 9 इंटू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, 9 इंटू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 वाई नॉट, और सिमिलरली आपका यहाँ पर 4.9 इंटू 4 टी नॉट का स्क्वायर, तो आया था 16 इंटू 4.9 टी नॉट का स्क्वायर, यानी ये 16 वाई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। और ये 0 का है तो इसको वाई नॉट के टर्म में लिखेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब हमें क्या चाहिए कि इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस चीज को लिखना है हमें। तो हेडिंग इसमें कॉलम बनाते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने बोला कि हर एक स्टेप को करते जाएंगे और कॉलम उसी तरह बनाते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव इंटरवल, डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स, क्लियर। अब देखिए 0 से टी नॉट, यानी 0 से टी नॉट के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई नॉट माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई नॉट आएगा क्या, ठीक, तो ये हो जाएगा वाई नॉट। नेक्स्ट टी नॉट से 2 टी नॉट के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इन दोनों से आएगा, ये मैं यहाँ पे एक एरो मार्क भी करते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों से क्या आया, वाई नॉट,
इन दोनों से क्या आएगा हमारा y नॉट और 4y नॉट, t नॉट टू t नॉट के बीच में, तो ये आ जाएगा 3y नॉट। सिमिलरली आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, यानी ये हमारा कितना आ गया 3y नॉट, यहाँ पे लिखते हैं। फिर 9y नॉट माइनस 4y नॉट, तो ये आ जाएगा 5y नॉट। सिमिलरली 16y नॉट माइनस 9y नॉट, तो ये 7y नॉट, और सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ते जाए। तो अब हमारे क्वेश्चन में मतलब गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का स्टेटमेंट क्या था, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो निकाल लिए हम लोग। डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना आ रहा है, ये y नॉट 3y नॉट, मतलब 0 से t नॉट के बीच में, फिर नेक्स्ट t नॉट के बीच इंटरवल पे, फिर नेक्स्ट, तो y नॉट 3y नॉट 5y नॉट 7y नॉट ऐसे आता जा रहा है ये। ठीक, अब इसमें अगला लाइन क्या बोल रहा था, बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, ये भी कंडीशन फुलफिल करती है। स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर, यानी अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। ये जो हमारा डिस्टेंस आया, इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे हम लोग, रेशियो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया उसका हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। क्लियर, तो फिर हम लोग यहाँ पे अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या रेशियो आ रहा है, वाई नॉट सब जगह कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1, इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, ये 1 3 5 7, और ऐसे ही क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला 1 3 5 7 9, यानी ये ऑड नंबर के रेशियो में आ रहा है क्या, और इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, जो डिस्टेंस ये कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो ऑड नंबर के रेशियो में लाई करता है बिगिनिंग विथ यूनिटी, यानी 1 से स्टार्ट होगा और जो ऑड नंबर होते हैं 3 5 7 ऐसे लाई करेगा। तो ये आ गया क्या 1:3:5:7, तो यानी क्या हुआ यहाँ पर हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को प्रूव कर दिए। क्लियर हुआ, हेंस गैलीलियो, हेंस गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर प्रूव्ड। ठीक है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पर। तो क्या किया हमने, बेसिकली पहले इसका स्टेटमेंट था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो एक दूसरे से ऑड नंबर के रेशियो में लाई करते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऑड नंबर में रेशियो में लाई करते हैं, तो पहले उसका फिगर बना के हमने इस स्टेटमेंट को समझा, फिर हमने यस के टर्म में इसकी वैल्यू दिया कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग 0, फिर उसके बाद एक टेबल प्रिपेयर किए जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि हर एक इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक हमारा y नॉट 3y नॉट 5y नॉट 7y नॉट के टर्म में सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड आया इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में, जहां पे y नॉट 4.9 t नॉट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इनका जो रेशियो है वो ऑड नंबर के रेशियो में ही लाई करना है बिगनिंग विथ यूनिटी, 1:3:5:7। क्लियर है यहाँ तक। एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है फ्री फॉल, उसे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉल मतलब होता है गिरना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से गिरा रहा है, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहां से इसको हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, सर्टेन हाइट मान लेते हैं ये अच्छे। अगर हम लोग बस सारी चीजें इसमें निगलेक्ट करते हैं, मींस एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दे रहे हैं, जितना भी रिस्ट्रिक्शंस आए इसके मोशन में सब चीज को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो इस तरह के मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इफ लिखते हैं इस चीज को, if air resistance if air resistance if air resistance if air resistance is neglected, if air resistance is neglected, then 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 fall of an object object is known as फ्री फॉल। अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से अगर नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं इन दिस केस acceleration
ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्योंकि हमेशा जो ग्रेविटी की वजह से लगता है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू नियरली क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। Acceleration due to gravity acting downward and g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कई बार क्या होता है कुछ जगह, या फिर नियरली आप बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? यानी जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, और ये कहां पे होती है? नियर दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। अगर सरफेस, अर्थ के सरफेस के काफी पास है तो हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वो आता है जी नॉट 1 प्लस रेडियस और हाइट पे डिपेंड कर जाती है, या फिर ऐसे बोला जाए जी नॉट जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस एच अपॉन 2r ई। इस तरह के कुछ रिलेशन मिलते हैं कि हाँ अर्थ के अंदर जा रहे हैं अर्थ से ऊपर। तो आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में इस चीज को पढ़ोगे अच्छे से। बस इस टर्म को समझो, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से गिरा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस को अगर निग्लेक्ट कर देते हैं तो उसके फॉल को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण आता है, और इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या नियरली बोला जाए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और ये हमेशा डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ एक्ट होता है। क्लियर है? तो कई बार जैसे हमने क्वेश्चंस तो कर लिया था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताना आपको भूल गया था फिर से, मैं इसलिए मैंने आपको यहाँ रिकॉल कर दिया कि ये चीज होती है। जैसे ऑब्जेक्ट का हम लोग एग्जांपल लगाए थे ना कि एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से गिरा रहे हैं, तो ये फ्री फॉल का टर्म होता है, तो एयर रेजिस्टेंस वहां पे काम नहीं करता, ऐसा मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम, इस चीज की पहले फीलिंग लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे इसमें। रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट कि बाइक तो चलाते ही होंगे आप लोग, कुछ लोग साइकिल भी चलाते होंगे, तो साइकिल का एग्जांपल लेके चलते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो जनता है वो साइकिल चलाती है। तो साइकिल चलाना मतलब क्या? जब साइकिल आप चलाते हो तो अगर कोई आपके सामने अचानक एक छोटा बच्चा आ गया, क्यूट सा बेबी आ गया, तो आप उसको बचाने के लिए क्या करते हो? तुरंत उसको उसको ब्रेक अप्लाई करते हो, देखते ही। ठीक। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात ये होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। जैसे ही आप उस छोटे से बच्चे को देखें, अब उस बच्चे को देख के आपको कितना टाइम लगा ब्रेक को अप्लाई करने में, ये आपका रिएक्शन टाइम। कुछ लोग देखते ही अप्लाई कर दिए, लेकिन तब भी कुछ टाइम लगता है। कुछ लोग देखे, फिर थोड़ा टाइम लगा उन्हें, हो सकता है 2 सेकेंड 3 सेकेंड, फिर अप्लाई किए, तो उनका रिएक्शन टाइम। एक एग्जाम्पल ये, फिर से इस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं। आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, एक बेबी आपके सामने आया, आप जैसे ही बेबी को देखे तो आप कितना टाइम लिए उसके देखने और आपके ब्रेक लगाने के बीच में कितना टाइम लगा, इसी टाइम को ही हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। यानी किसी इवेंट को, मतलब जैसे कोई चीज हो रहा है उसको देख कर रिएक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है आपको, या फिर देख के कितने टाइम ले रहे हैं आप उस चीज को रिएक्ट करने में, उसी को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए, जिनको समझ में आया अच्छी बात, नहीं तो फिर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट कि आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड एक कलम लिया हुआ हाथ में, और आपको टास्क ये देता है कि जैसे ही वो जो पेन है उस पेन को छोड़ता है, वैसे ही आपको क्या करना है? उस पेन को कैच करना। ठीक है? तो सर्टेन अपना हाथ ऊपर करके वो पेन को छोड़ रहा है, और आपको जैसे ही छोड़ रहा है वो तैसे ही पकड़। तो ये गेम आप खेले भी होंगे, कई बच्चे खेले भी होंगे इस चीज को। तो क्या होता है, जैसे पकड़ने जाते हैं, कई बार पकड़ में आती है, कई बार नहीं आती है। ठीक। और कुछ लोग से तुरंत पकड़ में आ जाता है। लेकिन जिनसे पकड़ में भी आता है वो फील किए होंगे, और जिनसे नहीं पकड़ में आता है उन दोनों के लिए बोल रहे हैं कि जैसे ही वो पेन को छोड़ता है, तो हम जब उसको पकड़ते हैं तो उसके पेन के छोड़ने से लेके नीचे जब हम लोग पकड़े तो कुछ डिस्टेंस से वो ट्रेवल करता है। यानी हमें उस जैसे ही पेन छूटी और उसको कैच करने में कुछ टाइम लगा, यानी रिएक्ट करने में वहां पे कुछ टाइम लगा। इस टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन टाइम। क्लियर हुआ यहां तक? यानी रिएक्शन टाइम क्या है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है उसको देख के हमें एक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो क्या हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइम
ये और हाँ, रिएक्शन टाइम अलग अलग पर्सन के लिए वेरी कर सकता है क्या, करेगा। आपके लिए कुछ और रिएक्शन टाइम होगा, दूसरे के लिए कुछ और रिएक्शन टाइम होगा। तो क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाई मैन या वुमेन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं टेकन बाई ऑब्जर्वर लिखते हैं, मैन वुमेन से अच्छा वर्ड रहेगा ये। द टाइम टेकन बाई ऑब्जर्वर टू react to a certain event is known as reaction time, is known as reaction time। क्लियर है? ठीक, यानी द टाइम टेकन बाय ऑब्जर्वर टू रिएक्ट टू अ सर्टेन इवेंट इज नोन एज रिएक्शन टाइम। यानी किसी इंसान को कितना टाइम लग रहा है किसी इवेंट की तरफ एक्ट करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं एक पार्टिकुलर केस में, फिर देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। इसमें हम कोई वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, बस जनरलाइज वे में ही इस एग्जांपल को देखेंगे हम लोग। सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, इसको राम होल्ड किया हुआ है ये, तो ये राम तो बहुत दूर चले गए, पास में बनाना होगा। तो चलिए बॉल को ही पास ला देते हैं। ये राम भैया बॉल पकड़े हुए हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको टास्क ये है कि जैसे ये बॉल छोड़ेंगे, श्याम का टास्क ये है, श्याम का टास्क ये है, जैसे ही राम भैया बॉल छोड़ेंगे तैसे ही श्याम को क्या करना है, कैच करना। ये जस्ट छोड़ेंगे, छोड़ने का मतलब ये ड्रॉप करेंगे। तो राम ड्रॉप करेंगे यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा, तब श्याम भैया इस चीज को, इस बॉल को पकड़ सकते हैं। तो और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको रिएक्शन टाइम दिया होगा कि हाँ इनका रिएक्शन टाइम ये है, तो डिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि हाँ यहाँ तक पहुंचा तो श्याम भैया बॉल को पकड़े। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि राम जब एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद श्याम भैया उस बॉल को कैच करते हैं। तो इनको बताना है कि श्याम का रिएक्शन टाइम क्या है। तो उस केस में क्या डी दिया हुआ, तो इनका रिएक्शन टाइम। तो क्वेश्चन कैसे भी वेरी कर सकता है। तो हम लोग पार्टिकुलर इस केस में चलते हैं, लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट राम होल्ड अ बॉल एंड आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल Shyam catch that ball after covering the unit distance क्या बोल रहे हैं, let Ram hold a ball and after dropping the ball Shyam catch the ball after covering d unit distance, then find the reaction time of श्याम, क्योंकि श्याम भैया पकड़ना है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो राम है वो बॉल को होल्ड किया हुआ है, और जैसे ये बॉल छोड़ता है तो डी डिस्टेंस कवर करने के बाद, कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस कवर करने के बाद श्याम क्या करता है, इस बॉल को कैच करता है। ठीक है, तो यानी हमें ये पता चल गया कि u 0 था, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये पार्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं है, बस केस को समझिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी इनका 0, डिस्टेंस डी कवर किया, जब इस बॉल को ड्रॉप किया तो डी डिस्टेंस के बाद श्याम ने इसको होल्ड किया। तो हमें ये पता करना है इनका रिएक्शन टाइम क्या है। चलिए, तो हमें ये पता है, मान लेते हैं, चलिए इसका सोल्यूशन पार्ट में पहले चलते हैं, सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं और इसमें सपोज करते हैं, लेट रिएक्शन टाइम ऑफ श्याम इज टी आर से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर u इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यानी इनको
इस बॉल को कैच करने में कितना टाइम लग रहा है, टी आर। और ये बॉल यहां से यहां तक कितने टाइम में आई होगी, जितने टाइम में आई होगी टी आर टाइम में ही आई। और उससे उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, डी डिस्टेंस कवर किया। यानी हमें टी दे दिया टी आर, यू दे दिया 0 और यस कितना दे दिया डी। और एक चीज और हमें पता है यहाँ पे कि जो जी रहेगा इस केस में वो किधर अप्लाई होगी, नीचे की तरफ अप्लाई होगी। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नीचे की तरफ हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। कुछ भी कन्वेंशन ले सकते हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लो, तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस को भी निगेटिव करना होगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, नीचे की तरफ। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी, यानी कि 9.8, या फिर जी ही रहने देते हैं, जी के टर्म में आंसर देंगे हम लोग। तो फिर यहाँ पे हमारी ये क्वांटिटी दी हुई है और हमें निकालना क्या है कि कितना टी, मतलब उसको टाइम कितना लगता है। तो यस इज इक्वल टू, हमें ये पता है यस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यस की जगह तो डी है, डी डिस्टेंस कवर करता है तो डी रखेंगे। यू की जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या रहेगा जी होगा, और टी स्क्वायर यानी टाइम क्या होगा, सॉरी यहाँ पे टाइम की जगह हम लोग टी आर लिखेंगे ना, कितना टाइम उनको लग रहा था, जितना श्याम को रिएक्शन टाइम जो होगा श्याम का, उसी टाइम इंटरवल में ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए हम लोग टी की जगह टी आर रखेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, श्याम का जितना रिएक्शन टाइम होगा उतने ही टाइम में ये बॉल डी डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए इसके लिए जो टाइम आएगा वो टी आर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी की जगह टी आर पुट करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे टी आर पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ जी टी आर का स्क्वायर। तो हमें तो टी आर चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन टाइम चाहिए किसका, श्याम का। तो टी आर ही है रिएक्शन टाइम श्याम का, उसको सपोज किया गया था हम लोग। तो ये आ जाएगा 2d बाई जी। इट मीन्स टी आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2d बाई जी, और इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड में। तो इस तरह से जो भी वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग ये चीजें निकाल सकते हैं। यानी बेसिकली हमने किया क्या, पहले हमने ये देखा कि इसमें टाइम टी, मतलब टी टाइम टी आर टाइम के बाद ये टी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उस डिस्टेंस में टी आर को हमने मान लिया कि टी आर टाइम में ये डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यू 0 था, ए की वैल्यू जी थी, तो उसको हमने इस फार्मूले में पुट किया, तो टी आर की वैल्यू आ गई। अब ये प्लस माइनस दोनों में आएगी, लेकिन निगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्लियर है, क्योंकि कोई बोले -5 सेकंड तो उसका नहीं मतलब होता है, कोई बोले कि निगेटिव डायरेक्शन में 5 सेकंड, तो ऐसा नहीं कोई सेंस है, टाइम पॉजिटिव होगा। क्लियर। हाँ, एक आपको ट्रिक में बताऊंगा, जैसे कि कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, तो उसको टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए। पहला स्टेप, क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करना है। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड जो स्टेप है, पहला स्टेप कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। सेकेंड स्टेप, सारे गिवन नोट करने हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। थर्ड जो स्टेप है वो क्या पूछ रहा है उस चीज को नोट करिए। फोर्थ स्टेप में इसकी फिगर बनाने की कोशिश करिए, अगर क्वेश्चन में फिगर बन पा रहा है। नेक्स्ट, अब ये सोचिए कि अभी तक आप क्या पढ़े, क्या क्या फार्मूले जान रहे हैं, उस फार्मूले को अप्लाई करिए। तो उससे क्या होगा, फिर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये फार्मूला कहीं, मतलब उसके साइड में लिख लीजिए कि ये फार्मूला है। फिर उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो चलिए मैं इस चीज को आपको लिख भी दे रहा हूँ, ताकि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन इसको लगाएं तो आपको एक क्लियरिटी है। ठीक है, तो हेडिंग दे रहा हूं मैं, टिप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। तो पहला जो टिप है, टिप्स जो है आपका वो ये है, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स। कम से कम 2 से 3 बार समझिए, पढ़िए और समझिए टाइम्स, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड stand what he want to ask, what he want to ask, और ये समझने की कोशिश करिए कि वो पूछना क्या चाहता है, what he want to ask। क्लियर। ये मैं फुल स्टॉप देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेकेंड, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया 2 से 3 बार, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कि हाँ ये पूछ क्या रहा है। उसके बाद का जो स्टेप आता है कि गिवन नोट करिए, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन ऑल
गिवन पैरामीटर इन दी, जो जो क्वेश्चन में जितने भी पैरामीटर दिए हुए हैं उसको आप लिखने की कोशिश करिए। थर्ड, राइट डाउन द पैरामीटर that he want to ask। अब देखिए आपने 3 काम किया। पहले तो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लिया कि ये बोल क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है। उसके बाद झट से आपको क्या करना है कि क्या चीज गिवन है वो नोट करना है और क्या ये पूछना चाहता है वो। फोर्थ जो है वो आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन का हम लोग पिक्टोरियल व्यू ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पिक्टोरियल व्यू यानी ड्रा डायग्राम्स यानी आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम से क्वेश्चंस को समझना है। या फिर ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में, कई बार होता है कि क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। बट ये आप 2 चीज कर सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में। और जब आप कई क्वेश्चंस में करोगे तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, तो फिर आपका ये हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप देखते ही आप तुरंत आप लिख सकते हो कि हाँ ये दिया हुआ, ये फार्मूला लगेगा। फिर जो काम करना है कि क्या अभी तक पढ़े वो रिकॉल करना है। recall the formula and concept, then apply it। फार्मूला और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है और उसे अप्लाई करना, देन अप्लाई। तो आपको ये 5 चीजें याद रखनी है कि हाँ सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। फिर जो सेकेंड पार्ट में जो आपको जाना है वो ये है कि क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसको राइट डाउन करना है। थर्ड, क्या पूछना चाह रहा है उसे लिखिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया या क्वेश्चन में फिगर बन सकता है तो फिगर से विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि क्या फॉर्मूले या क्या कॉन्सेप्ट कुछ टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हैं उसको रिकॉल करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अप्लाई करिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए रिकॉल करते हैं हम लोग कि क्या क्या आज के सेशन में हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के बारे में पढ़े कि क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखे, फिर इसके प्रूफ में देखे। तो क्या बोलता है ये कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी फ्री फॉलिंग बॉडी से रेस्ट से फ्री फॉलिंग बॉडी का अगर डिस्टेंस कवर्ड निकाला जाए सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, तो वो एक दूसरे से ऑड नंबर के रेशियो में लाई करते हैं। जैसा कि हम लोग इसके प्रूफ में भी देखे और यहाँ पिक्टोरियल व्यू भी लिया गया हम लोग कि ये ऑड नंबर के रेशियो में लाई कर रहे हैं 1:3:5:7। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो लाई करेगा वो हमेशा यूनिटी से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यूनिटी से। अब क्या होता है कि हम लोग ये याद तो रखते हैं कि हाँ ऑड नंबर के रेशियो में रहेगा, तो अब ये भूल जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होगा। तो ये यूनिटी से स्टार्ट होगा। यूनिटी मतलब 1 से, 1:3:5:7 ऐसे ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अपने गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को प्रूव किया। फिर इसके बाद हम लोग फ्री फॉल के बारे में समझे। क्या होता है फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है और उसमें एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं तो उसके फ्री फॉल के उस तरह के मोशंस को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, या उस तरह के फॉल को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। इसमें जी जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमेशा डाउनवर्ड यानी अर्थ की तरफ लगता है। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के पास। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़ा। क्या होता है रिएक्शन टाइम? कि किसी इवेंट की तरफ हम लोग कितना टाइम ले रहे हैं रिएक्ट करने की, यानी टाइम टेकन बाय ऑब्जर्वर टू रिएक्ट फॉर अ सर्टेन। किसी इवेंट के लिए हम लोग किसी इवेंट को पर रिएक्ट करने के लिए हम लोग कितना टाइम ले रहे हैं, वही हमारा रिएक्शन टाइम होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा रिएक्शन टाइम हो सकता है उनके लिए कम। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये सारे एप्लीकेशंस है काइनेमेटिक ऑफ इक्वेशंस जो 3 हमने था उसको अप्लाई किया। फिर उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से समझे कि अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, क्या दिया हुआ है उसके बारे में आपको समझना होगा, क्या पूछना चाह रहा है वो, इसका पिक्टोरियल व्यू देखें। फिर यहाँ पर हम लोग निकाले थे इस पार्टिकुलर केस में कि जो हमारा रिएक्शन टाइम आया था शाम के लिए वो 2D/G आया। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दिया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है,
समझना है कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसके बाद आपको क्या क्या क्वेश्चंस में दिया वो राइट डाउन करना है, क्या पूछ रहा है वो राइट डाउन करना है। अगर क्वेश्चंस का पिक्टोरियल व्यू बन सकता है तो पिक्टोरियल व्यू ड्रा करनी है। फिर उसके बाद आपको फार्मूलेस को रिकॉल करना है, उससे रिलेटेड फार्मूला जो भी है उसको रिकॉल करना है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, फिर उसे अप्लाई करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।